नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। जल संकट को लेकर चेतने का समय दैनिक जागरण। कचरे के ढेर तले दबते जा रहे अपने शहर। सरकार का जवाब मंजूर, राशि सहारा। आयोग की चिंता, बिजनेस स्टैंडर्ड। अब आर्टिकल विस्तार से। जल संकट को लेकर चेतने का समय दैनिक जागरण। रमाकांत, लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं। जल संकट को लेकर चेतने का समय दैनिक जागरण। रमाकांत, लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं। भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है। यहाँ विश्व की करीब 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल विश्व की कुल भूमि का करीब 3.25% ही है। इतनी कम भूमि पर इतनी अधिक आबादी के लिए विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4% ही उपलब्ध है। इतनी बड़ी आबादी की पानी और अन्य जरूरतें पूरी करने में देश के संसाधन हाँफने लगे। भारत जहाँ जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, वहीं प्रदूषण की मार से भी त्राहिमाम कर रहा है। यूं तो भारत में छोटी बड़ी करीब 40 से 42 लाख जन संरचनाएं अर्थात तालाब, जोहड़ और बावड़ी आदि मौजूद हैं, लेकिन बेरुखी और लालच के कारण अधिकतर जल संरचनाओं का स्वरूप विकृत हो चुका है। इनमें जल ग्रहण और जल पुनर्भरण करने की क्षमता भी कम हो चुकी है। यह स्थिति तब है जब भारत में मौजूद प्रत्येक जल स्रोत को सम्मान देने की परंपरा रही है। पानी का आदर हमारी पूजा पद्धतियों में भी शामिल है। कुएं, तालाब और अन्य जल स्रोत बनाने से पहले आह्वान किया जाता है कि हे जल के देवता, आप यहाँ स्वच्छ स्रोत के रूप में उपस्थित होकर हमारा कल्याण करें। लेकिन पिछले 3-4 दशकों से भारत के जल संसाधनों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि वे भयावह रूप से प्रदूषित होते जा रहे हैं। अत्यधिक जल दोहन और उस अनुपात में पुनर्भरण न हो पाने के कारण भारत में हर वर्ष जल संकट गहराता दिखता है। यह एक प्रथा सी बन गई है कि अगर किसी स्थान पर पानी की कमी है तो दूर से नदी का पानी वहां पर ले आओ। ऐसा बड़े शहरों में खूब किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम जहां नदियों को भुगतना पड़ रहा है, वहीं नदी का भूजल स्तर एवं वहां की आबादी भी इससे प्रभावित हो रही है। यह समाधान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है। यह चिंताजनक है। ये चिंताजनक है कि गर्मियों के पहले ही बेंगलुरु के बाद हैदराबाद और कुछ अन्य शहरों से जल संकट की खबरें आ रही हैं। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए हमें जहां संकट वहीं समाधान की रणनीति पर काम करना होगा। देश में यह कार्य अधिकतर राज्यों में संभव है, क्योंकि वह वर्षा तो हर जगह होती है। जहां पर 200 से 600 मिलीलीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, वहां यदि इसके जल को संचित करने के साधन बना लिए जाएं तो उस क्षेत्र की आबादी के लिए पानी का इंतजाम किया जा सकता है। हमें जल प्रदूषण को लेकर भी सचेत रहना होगा। जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट है। अधिकतर फैक्ट्रियों दूषित जल को शोधित किए बिना उसे नदियों में जाने देती हैं। कुछ उद्योग तो प्रदूषित पानी को बोरिंग करके जमीन के अंदर डाल देते हैं, जो भूजल को दूषित करता है। उद्योगों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए और कि वे अपने यहाँ उपयोग में लाए गए पानी को शोधित करके उसे पुनः उपयोग में लाएं। शहरों से निकलने वाले कुल घरेलू जल का मात्र 10 से 20% ही शोधित हो पाता है। शेष गैर शोधित घरेलू बहिस्राव अंत में नदियों में ही चला जाता है। इसी कारण हमारी नदियां भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त हैं। उसमें बहने वाले प्रदूषित पानी के कारण हमारा भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। इसे रोकने के लिए नगर निकायों की ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे सीवेज शोधन के बाद निकलने वाले पानी को कृषि कार्यों और फिर उद्योगों में उपयोग किया जा सके। यह भी समय की मांग है कि कृषि में भूजल के उपयोग को कम करने के उपाय किए जाएं। इसके लिए फसलों की सिंचाई का तरीका बदलने के साथ किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाना होगा। अगर किसान धान उगाते हैं और उसे देश के बाहर बेचा जाता है तो एक प्रकार से हम अपने पानी का मुफ्त निर्यात कर देते हैं, क्योंकि धान उत्पादन करने में काफी अधिक पानी खर्च होता है। धान के विकल्प के तौर पर दालें उगाना बेहतर है, जिसमें कम पानी खर्च होता है। किसानों को धीरे धीरे अपनी कृषि को रसायन मुक्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। इससे भी पानी की बचत होगी। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए हमें अपनी पुरातन पद्धतियों की ओर लौटना होगा और इस क्रम में जल संरक्षण के तौर तरीकों को पुनर्जीवित करना होगा। देश में सभी जल पुनर्भरण स्रोतों को पुनर्जीवित करने का एक कार्यक्रम बनाकर उसे समाज के सहयोग से लागू करना चाहिए। छोटे एवं बड़े शहरों में
वर्षा जल संरक्षण संचयन को जमीन पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। वर्षा जल के भूजल में पहुंचने से उनका स्तर तो बढ़ेगा ही, उसके प्रदूषण में भी कमी आएगी। भारत को जल संकट से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक सहयोग करे। यह सभी का फर्ज है कि जल संरक्षण की दिशा में अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करे। भारत ने अपना वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब हमारे जल स्रोत पानी से समृद्ध होंगे और हमारी नदियां निर्मल एवं अविरल बहेंगी। इसके लिए अभी से ठोस प्रयास आवश्यक है। वास्तव में देश को एक सकारात्मक जल आंदोलन की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, अब चेतने का वक्त है। अगर इस समय से पानी को बचाने के लिए कुछ करने से चूक गए तो देर हो जाएगी। कचरे के ढेर तले दबते जा रहे अपने शहर। बिजनेस स्टैंडर्ड अमित कपूर एंड विवेक देवराय, कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया में चेयर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं। लेख में जेसिका दुग्गल का सहयोग। प्रगति पर समकालीन बहस में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चले आ रहे पुराने द्वंद्व को खारिज कर दिया गया है। सतत विकास की जरूरत को समझना आज के वैश्विक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। अपशिष्ट उत्पादन और उसका सही तरीके से निपटान जैसे गंभीर मुद्दे पर हम सबका ध्यान केंद्रित रहता है। आधुनिक व्यवस्था में चाहे उत्पाद के तौर पर लगातार बढ़ता कचरा विश्व स्तर पर दोनों कारकों पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ा करता है। हालिया आंकड़े भी हालात की भयावहता को प्रदर्शित करते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर 3.4 अरब टन तक अपशिष्ट पैदा होगा। यह मौजूदा वार्षिक स्तर 2.01 अरब टन से बहुत ज्यादा है। लगातार उभरते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावादी जीवन शैली जैसे कारक बेतहाशा कूड़ा उत्पादन के मुख्य कारण है। यह बड़े खतरे की निशानी है, जिस पर फौरन ध्यान दिए जाने की जरूरत है। विश्व बैंक के अनुमान की तरह ही बेस्ट वाइज सिटीज के तहत यूएन हैबिटेट ने भी इस दिशा में प्रकाश डाला है कि नगर निकायों से निकलने वाला ठोस कचरा वर्ष 2050 तक लगभग दोगुना हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग 3 अरब लोग अपशिष्ट निपटान की व्यवस्थित सुविधाओं से वंचित हैं। यूं तो हर तरह का कचरा खतरनाक है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से निकलने वाला कचरा वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्या बन रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक यौगिक होते हैं। कूड़े का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं होने के कारण वायु और जल के साथ साथ मृदा भी प्रदूषित होती है। कचरा इसलिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है कि उसके उठान के बुनियादी ढांचे का व्यापक तौर पर अभाव है और आज भी निपटान की पारंपरिक विधियां अपनाई जाती हैं। खुली और गंदी लैंडफिल साइट पेयजल को दूषित करती है। इससे संक्रमण एवं बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इधर उधर फैले कचरे के कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित होता है, जबकि औद्योगिक कचरे अथवा ई कचरे से निकलने वाले जहरीले यौगिक शहरी निवासियों के साथ साथ पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ते कचरे के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी इस समय अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। अनुमान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यदि कचरे में इसी गति से वृद्धि होती रही तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक का भार मछलियों से ज्यादा हो जाएगा। रिहायशी बस्तियों में भी इसी समस्या से दो चार हो रही हैं। कचरा कुप्रबंधन के कारण वायु और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। नतीजतन जलवायु संकट खड़ा हो रहा है और पूरे विश्व में लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इस पर्यावरणीय नुकसान से निपटने के लिए आर्थिक अड़चनें नहीं है, फिर भी निष्क्रियता इन पर हावी है। भारत के शहरी परिदृश्य की कड़वी सच्चाई दो शहरों की कहानी कहती है। एक वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है, जबकि दूसरा अपने कचरे के ढेर के नीचे दबा संघर्ष कर रहा है। बड़े बाजारों में हजारों टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जो पहले से ही उफन रही लैंडफिल में पहुंचता है और रिहायशी इलाकों में गलियों एवं नालों में भरता जाता है। निम्न मध्यवर्गीय इलाकों में हालात और भी बदतर है, जहाँ सफाई और कचरा प्रबंधन सेवाएं प्रायः एक ख्वाब ही है। इन बस्तियों के पास कचरे के बड़े ढेर कठोर वास्तविकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें करीब 4.3 करोड़ टन कचरा संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि शेष 3.1 करोड़ टन लैंडफिल में डाला जाता है। शहरों का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और बदलती जीवन शैली खपत पैटर्न को प्रभावित कर रही है। इस कारण ऐसा अनुमान है कि नगरों में इस दशक के अंत तक ठोस कचरा उत्पादन 16.5 करोड़ टन बढ़ सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश में प्रतिदिन 1,60,038.9 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 1,50,749.5
टन अथवा 95.4% प्रतिदिन सफलतापूर्वक संग्रहित कर लिया जाता है। कुल संग्रहित अपशिष्ट में 79,956.3 टन यानी लगभग आधे से आधे को संसाधित कर लिया जाता है और शेष 29,427.2 टन अथवा 18.4% लैंडफिल में डाला जाता है। इस बीच प्रतिदिन निकलने वाला 50,655.4 टन यानी कुल उत्पन्न कचरे का 31.7% इधर-उधर बिखरा रहता है यानी उसका उठान ही नहीं होता है। रिपोर्ट में इस बात का भी प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2015-16 और 20-21 के बीच 6 वर्षों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में 119.7 ग्राम प्रति व्यक्ति ठोस कचरा प्रतिदिन निकला था। राज्य स्तर पर इस सूची में दिल्ली शीर्ष पर रहा। विशेष यह है कि छत्तीसगढ़ में 100% ठोस कचरे का प्रबंधन एवं निपटान किया जाता है। लगातार बढ़ते कूड़े को लेकर हालात भयावह होने के बावजूद कचरा उत्पादन और प्रबंधन की तरफ वैश्विक स्तर पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना आवश्यक है। इस चुनौती से निपटने की पहल अक्सर वित्तीय अड़चनों एवं आपसी सामंजस्य की कमी से ग्रस्त दिखाई देती है, लेकिन कभी गहरे पैठ बना चुकी आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर होना चाहिए की धारणा अब पुरानी और बिल्कुल गलत साबित हो रही है। इस समस्या का समाधान तो रिसाइक्लिंग, पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांत अपनाने समेत टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में ही निहित है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होंगे। टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में कुछ देश बेहतर काम कर रहे हैं जिन्होंने शेष दुनिया के लिए मानक स्थापित किए हैं। स्वीडन का नवीकरणीय वेस्ट टू एनर्जी यानी कूड़े से ऊर्जा कार्यक्रम वहां लैंडफिल साइट को कम करने में काफी कारगर साबित हुआ है। इसी प्रकार जर्मनी का मजबूत पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचा इस बात का उदाहरण है कि कैसे चक्रीय आर्थिक सिद्धांत अपनाकर कचरे को कम किया जा सकता है। टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में समाज के सभी क्षेत्रों से सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियां ऐसी हों जो कचरा निपटान की टिकाऊ उपाय को प्रोत्साहित करें। हरित प्रौद्योगिकी और चक्रीय मॉडल व्यवसाय केंद्रित होना चाहिए। आम लोगों को भी उपभोग और अपशिष्ट निपटान के लिए अधिक ईमानदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार का जवाब मंजूर राशि सहारा। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का यह जवाब देश के बड़े वर्ग को मुंहफट लगा होगा कि निर्वाचन आयोग या किसी अन्य संस्था की चयन समिति में किसी न्यायाधीश रहने भर से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं हो जाती। ये बड़ा भ्रम है। ये भाषा इतनी कड़वी है कि लोग इसमें चुनावी बॉन्ड जैसे मसले पर सर्वोच्च न्यायिक सक्रियता में सरकार की नाराजगी भी पढ़ सकते हैं। सरकार का यह जवाब उस मामले में था जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से देश के मुख्य न्यायाधीश को आउट कर दिया गया था। पिछले साल से लागू इस नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता या किसी बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और किसी केंद्रीय मंत्री को रखा गया था। विपक्ष एवं याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि समिति में संख्या बल सरकार के पक्ष में है। सीजेआई की मौजूदगी से इसमें एक काम में संतुलन बना रहता। इसके अभाव में आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर विपरीत असर पड़ेगा। विरोधी अपनी आशंका को सही साबित करने के लिए केंद्रीय निगरानी आयुक्त के पद पर प्रधानमंत्री के चहेते को बैठाने और इसका खामियाजा देश को भुगतने का नजीर देते हैं। और कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा हो तो क्या नहीं मैनेज कर सकता है। वह चुनाव तिथियों का निर्धारण सरकार की सुविधा से कर सकता है, चुनाव के चरण बढ़ा सकता है जिसमें ज्यादा फायदा सत्ता पक्ष को होता है और अनियमितताओं की शिकायतों पर अपनी आंखें मूंद सकता है। इसलिए आयोग में नियुक्तियों पर विपक्ष भी चौकन्ना रहता है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के पहले भी आयोग को अपनी तरह से साधने में कोताही नहीं की गई। राजीव गांधी, बीपी सिंह और नरसिम्हा राव सरकारों तक अपनाई गई प्रयोगधर्मिता में मनपसंद का एलिमेंट भी था। एकल चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की निष्पक्षता को नियंत्रित करने के लिए ही 3 सदस्यीय आयोग बना था। तब भी शेषन का साथ न देकर शीर्ष कोर्ट ने सरकार के अधिकार का सम्मान किया था। इस बार भी न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर यही किया। दूसरे पैनल में सीजेआई इस बारे में किसी कानून बनने तक ही शामिल थी। अतः इसमें न्यायिक अवमानना या किसी पद का अपमान नहीं, पर संस्था की निष्पक्षता और आजादी अक्षुण्ण ही रहनी चाहिए। आयोग की चिंता हिंदुस्तान। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा है कि वह इस मुकाम पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अराजकता पैदा हो जाएगी। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दूसरे ही दिन चुनाव तिथियों की घोषणा हुई है और अब नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद चुनाव प्रक्रिया ही नहीं,
पूरी राजनीति को जटिल बना सकता है। अतः अदालत ने कोई जल्दी न दिखाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को करने का फैसला किया है, जब तक नई सरकार अपना काम कर चुकी होगी। दरअसल विवाद इस बात पर है कि नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन से प्रधान न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है। उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री चयन समिति में शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग में 2 नई नियुक्तियां प्रधान न्यायाधीश की मर्जी के बिना हुई हैं। यह उचित है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला गौरतलब होगा। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का रुख सरकार के अनुरूप ही है। आयुक्तों के चयन के संबंध में निश्चित कानून की कमी थी और अब जब सरकार ने कानून बना लिया है, तब इस कानून पर किसी भी तरह से सवाल उठाना सही नहीं है। हाँ, इस चयन प्रक्रिया के गुणदोष पर न्यायालय विचार कर सकता है और यही कोशिश दिख रही है। न्यायालय को यह भी लगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था। वे लोग चुनाव प्रक्रिया शुरू हो अभी भूले नहीं है कि चयन में जल्दबाजी को लेकर चयन समिति के एक सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। चुनाव आयुक्तों की जल्द नियुक्ति जरूरी थी, इसलिए चयन की प्रक्रिया को लेकर कम से कम किसी सदस्य में असंतोष का भाव नहीं होना चाहिए। यह कोई नहीं चाहेगा कि कोई अयोग्य अधिकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त हो, अतः आगे सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, मगर चयन में बरती गई कमियों की ओर इशारा भी कर दिया है और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। चयन में ज्यादा पारदर्शिता और चयन समिति की बैठकों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे। अदालत ने दोहराया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। आयुक्तों की पहचान उनके फैसले के कारण हुई होती है। यदि आयुक्त अपने फैसलों से निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर दिखते हैं, तो इससे लोगों को खुशी भी होती है और देश में अच्छी राजनीति को बल भी मिलता है। इधर के दिनों में चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठाई जाती रही हैं। विशेष रूप से विपक्षी नेताओं को आयोग से बड़ी उम्मीद है। जिन आयुक्तों के चयन को चुनौती दी गई है, उनके लिए भी वह खुद को साबित करने का मौका है। आयोग से फिजूल शिकायत करने वालों को भी सजग रहना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आचार संहिता की स्वयं अवहेलना करने वाला कोई प्रत्याशी दूसरों को फंसाने के लिए काम करे। चुनाव में धन के दुरुपयोग को रोककर आदर्श आचार संहिता के पालन को ही अगर सुनिश्चित कर दिया जाए, तो चुनाव आयोग एवं आयुक्तों की सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। धन्यवाद।